तो यार आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपकी आइल्स की प्रिपरेशन से लेके आपके वीजा आने तक का पूरा प्रोसेस क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है स्टेप्स में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट रहूंगा और इतना एश्योर है कि यार इस वीडियो के बाद आपको मतलब किसी भी काउंसलिंग सर्विसेज से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या किस टाइम पे आपको क्या करना है। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कि क्या क्या स्टेप होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं बात करता रहता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यार जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है अभी यही क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स को कि किस स्टेप पे क्या प्रोसेस करना है, कि अब कब आइल्स देना है, कब यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है, कि उसके बाद क्या करना होता है, क्या करना होता है उसके बाद। तो इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। सो यार बिना देर करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बता दूं यार, अगर आपको सपोज फॉल 2024 में अप्लाई करना है तो उससे एक साल पहले प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको फॉल 2023 से प्रोसेस स्टार्ट कर देना अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने यार अब ये डिसाइड कर लिया है कि आपको फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना कोर्स डिसाइड करना है कि किस कोर्स में आप अप्लाई करने वाले हो, जिससे आप आगे का प्रोसेस उसके हिसाब से कर सको। अब आपने अपना कोर्स डिसाइड कर लिया है, उसके बाद यार आप ये डिसाइड करना स्टार्ट करो कि यार आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे। इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, एम्बिशियस, मॉडरेट और सेफ। एम्बिशियस जो आप मतलब जिसमें आप जाना चाहते हो, मतलब वो इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसी मॉडरेट, और फिर सेफ जिसमें आपका श्योर शॉट मिल ही जाएगा आपको एडमिशन। तो यार इसमें आपने डिवाइड कर लिया। साथ ही साथ आप अपनी आइल्स की भी प्रिपरेशन करते रहना। अब आपका कोर्स डिसाइड हो गया, आपका कॉलेज डिसाइड हो गया किसमें आप अप्लाई करने वाले हो, आपकी आइल्स की प्रिपरेशन चल रही है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज जरूर करनी है कि यार ट्रांसक्रिप्ट अपनी ऑर्डर कर दो यूनिवर्सिटी से, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है जहां से आपने बैचलर्स करी है वहां पर आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलने में किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है टाइम लग जाता है। जैसे मेरी यूपीटीयू थी तो उसमें भी अराउंड 15 डेज लग गए थे। सो इसलिए ट्रांसक्रिप्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है आने में, तो उसे सबसे पहले ऑर्डर कर दो। अब आपका आइल्स की भी प्रिपरेशन हो गई होगी अब तक, तो अब क्या करना है, आपको अपना आइल्स दे देना है। आइल्स देने के बाद आपको 13 डेज मिलते हैं आपका रिजल्ट मिलने में। अगर आपने पेन एंड पेपर दिया है उस 30 डेज को भी यार आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अब जो आपके पास 13 दिन है उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना स्टार्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स की मैं अलग से वीडियो एक डाल दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट को आपको रिक्वायर्ड होते हैं जब आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। ठीक है, तो इन 13 दिनों में आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने स्टार्ट करो, आप अपने एसओपी पे स्टार्ट करो, आप अपना एलओआर स्टार्ट करो। अब 13 डेज बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा हेल्थ का। अब आपके पास रिजल्ट आ चुका है, अब आपके पास यार हर एक चीज है जो आपको रिक्वायर्ड थी अपनी यूनिवर्सिटी या जिसमें भी आप कॉलेज में अप्लाई करने वाले हो। सो जैसे ही यार आपके पास आईएलटीएस का रिजल्ट आता है उससे नेक्स्ट डे आप अपना मतलब अपनी जहां पर भी आपने शॉर्टलिस्ट करी है उसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रोलिंग बेसिस पे होता है एडमिशन, कि जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपको एडमिट मिलेगा। सो जैसे ही आपका आईएलटीएस का रिजल्ट आ जाता है अपने अप्लाई कर दो यूनिवर्सिटीज में। अब अगर आपने कॉलेज में अप्लाई करा है तो आपको अराउंड 2 महीने मतलब 2 महीने लग जाएंगे रिजल्ट आने में। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा है तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे रिजल्ट आने में। तो यार जैसे ही आपने अप्लाई कर चुके हो अब यूनिवर्सिटीज में, अब आपको जो 3-4 महीने मिल रहे हैं उसमें आप अपना लोन प्रोसेस या आप जो भी फंड्स इकट्ठा करना है उन्हें स्टार्ट कर दो यार, जिससे आप बाद में जल्दी जल्दी काम कर सको, क्योंकि फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका एडमिट आ जाएगा आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी हर एक चीज में। तो इसलिए जैसे ही आप अप्लाई करो अपनी यूनिवर्सिटीज में फंड्स इकट्ठे करने स्टार्ट कर दो, चाहे आप लोन ले रहे हो चाहे कुछ और प्रोसेस कर रहे हो। क्योंकि यार चाहे आप अपने मतलब चाहे खुद से पैसे इकट्ठा करने वाले हो चाहे कहीं से लोन लेने वाले हो तो लोन का प्रोसेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि लोन में भी यार 1 महीना तक लग जाता है कभी कभी। सो इसलिए उसके लिए बिल्कुल टाइम मत लगाना। ठीक है, अब आपके पास फंड्स इकट्ठे हो गए हैं। फंड्स यार अराउंड लाइक एटलीस्ट 15 लाख तो होने चाहिए यार आपके पास फंड इकट्ठे। ठीक है, तो अब आपके पास फंड इकट्ठे हो गए हैं। अब जैसे ही आपका एडमिट लेटर आता है सबसे पहले क्या करो यार, सबसे पहले तो आपकी जो एक सीट बुकिंग होती है, आपको सीट बुकिंग करनी होती है किसी भी, जैसे आपको एडमिट आया तो आपको सीट बुकिंग करनी होगी कि भाई यस मतलब कि मैं यहाँ पर आऊंगा तो कंफर्म कर रहा हूँ। सबसे पहले अपनी वो पेमेंट कर दो। अब आपने अपनी सीट बुकिंग फीस पे कर दी है। अब आपको क्या करना है यार, अपनी जो यूनिवर्सिटी की वो फीस पे करनी है, जो एक्चुअल फीस है। अब आप डिपेंड करता है एसडीएस में अप्लाई करने वाले हो नॉन एसडीएस में अप्लाई करने वाले हो। अगर आप एसडीएस में अप्लाई करने वाले हो तो आपको एटलीस्ट मतलब 1 ईयर की फीस पे करनी होगी, तो आप सबसे पहले वो पे कर दो। अब आपने अपनी फीस पे कर चुके हो सारी,
उसके फीस पे करने के बाद जिस दिन आपने फीस पे करी है सेम डे यूनिवर्सिटी को मेल डाल दो कि भाई जो मतलब मुझे फीस की रिसिप्ट दे दो, क्योंकि आपको ये वीजा में रिक्वायरमेंट होगी। आपको 2-3 दिन लगेंगे यूनिवर्सिटी से अपनी फीस रिसिप्ट आने में, वो आपकी आ जाएगी। इसके साथ साथ ही अपनी जीआईसी भर दो। जीआईसी में आपको $10,000 भरने होते हैं, ठीक है। और वो आप किसी भी बैंक में खोल लो, चाहे स्कॉशिया में खोल लो, चाहे सीआईबीसी में खोल लो, दोनों सेम, यहाँ दोनों की सेम ब्रांचेस है, सेम बेनिफिट्स है ऑलमोस्ट, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो किसी भी आप बैंक में अपनी जीआईसी खोल लो, क्योंकि जीआईसी ओपन करने के बाद भी आपको जीआईसी का जो सर्टिफिकेशन लेटर होता है उससे आने में कम से कम मतलब 5 to 10 डेज लग जाते हैं, ठीक है। अब आपने अपनी जीआईसी भर दी है, इसके साथ साथ ही आप अपना मेडिकल बुक कर दो। मेडिकल की यार मेडिकल की डेट्स डिफर कर जाती है, कभी कभी जैसे ज्यादा लोड होता है तो कभी कभी 15-20 दिन बाद की भी डेट्स मिलती है, ठीक है। तो मेडिकल से डिपेंड नहीं करता आप किस कॉलेज में जा रहे हो, बस आपके पास एक ऑफर लेटर और अपना पासपोर्ट होना चाहिए। बाद में अगर आप अपना कॉलेज चेंज कर भी रहे हो तो वो आप कर सकते हो, उससे मेडिकल से कोई डिफरेंट मतलब कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अपनी मेडिकल की सीट बुक कर दो जितना जल्दी हो सके। इसके बाद आप अपना मेडिकल दे के आ जाओगे, 5-10 दिन में आपका अपना वो भी आ चुका होगा, जीआईसी रिसिप्ट। तो अब आपके पास करंट में सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं जो जो आपको वीजा के अप्लाई करने के लिए चाहिए। इसके तुरंत ही बाद मतलब जैसे आपके पास सब कुछ आ चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं, उसके तुरंत बाद आप अपनी आईआरसीसी पे फाइल क्रिएट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। अब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हो तो वहां पर अब आपको मतलब सबमिट करने के बाद करते टाइम ही आपको फीस पे करनी होगी, एक बायोमेट्रिक और जो इसकी फीस होती है टोटल। पहले क्या होता था यार, आप पहले 1-2 साल पहले तक क्या होता था, आप अपनी जो बायोमेट्रिक की डेट है वो पहले ले सकते थे, बट अभी करंट में ऐसा नहीं हो रहा। पहले आपको फीस पे करनी होती है, फिर वही आपको डेट प्रोवाइड करते हैं, उस दिन आपको जाना होता है। तो आपने अब अपना आईआरसीसी की फाइल सबमिट कर दी है। आईआरसीसी मतलब वीजा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है। और उसके अलावा मैं अपने एसओपी एलओआर सबकी वीडियो डाल चुका हूँ यार, तो जाके चेकआउट कर लेना अगर आपको किसी में कोई भी कंफ्यूजन है थोड़ी सी भी, ठीक है। क्योंकि हल्की सी भी गलती मत करना यार, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हर एक चीज को कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, क्या होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो इंस्टा या कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उसके बाद यार अब आपने अपनी फीस पे कर दी है फाइल की और बायोमेट्रिक की, आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उस दिन आपको बायोमेट्रिक देने जाना है। आपको जिस जिस टाइम वो बोलते हैं कि इस टाइम आपको आना है उससे 5-10-15 मिनट पहले पहुंच जाना। 10-15 मिनट लगते हैं यार। इसमें भी दो तरीके की सर्विस होती है बायोमेट्रिक में, प्रीमियम और नॉन प्रीमियम। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि यार प्रीमियम का कोई फायदा है, तो मैं बोलूंगा यार ऐसा कोई फायदा नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम लेती हैं। आपका जो मतलब सब उसे कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो नॉन प्रीमियम ले लेना, मैंने भी वही ली थी और कोई दिक्कत नहीं आई थी, बिल्कुल स्मूथ हो गया था हर एक चीज। जब आप अपना बायोमेट्रिक दे के आओगे वो अपनी आपकी वेबसाइट पे 48 आवर्स के अंदर ही अपडेट हो जाता है। वैसे तो सेम डे ही हो जाता है विद इन सम आवर्स, बट मैक्सिमम 48 आवर्स में अपडेट हो जाता है वो आपके आईआरसीसी की फाइल में। अब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया आपकी साइड से, अब आप अपने पीपीआर का वेट कर रहे हो। पीपीआर मतलब यार आपका एक की जो वीजा है वो एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ है, तो जो वीजा एक्सेप्शन हो जाए मतलब उसे बोलते हैं कि यार आपका पीपीआर आ गया है। इसमें एक और चीज ध्यान रखना यार, अब आपका आ, ये वीजा फाइल सबमिट करने के बाद यार बिल्कुल भी खाली मत बैठना। एक मैं सजेशन जरूर दूंगा, अपनी फ्लाइट बुक कर लेना। फ्लाइट जो बुक करना वो रिफंडेबल एंड चेंजेबल फ्लाइट बुक कर लेना, क्योंकि यार फ्लाइट्स के जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जाते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं इस चीज में, मैंने भी करी थी यार। मैं एंड तक के लिए रुका था, उसकी वजह से फ्लाइट बहुत महंगी होती चली गई थी। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही जब आप कर रहे हो तो एक रिफंडेबल और चेंजेबल फ्लाइट बुक कर लो, कि सपोज इन एनी केस आपका जो वीजा है वो थोड़ा लेट आया तो आप अपनी फ्लाइट को मतलब चेंज कर सको फ्लाइट की डेट को। और अगर किसी वजह से आपका रिजेक्ट हुआ जस्ट 1%, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हो तो रिजेक्ट तो नहीं होगा यार, बट अगर कुछ होता है तो आपकी वो रिफंडेबल है, सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एक फ्लाइट जरूर बुक कर लेना अपनी। अब आपका पीपीआर आ चुका है यार, अब आपको कुछ नहीं करना, उस पर स्टैंपिंग करवानी है इन पर्सन और 2 वे कोरियर सर्विस से भी। जैसे आपको लगता है अब आपका पासपोर्ट स्टैंप हो गया, अब आपका यार सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता है कनाडा आने से, ठीक है। तो यही था यार पूरा प्रोसेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द टिल एंड। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो यार मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। किसी भी एसओपी या किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कंफ्यूजन है, हल्का सा भी कुछ गलत मत करना यार, कुछ भी है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और
एक जरूरी चीज यार, आपको थोड़ा सा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हर एक दिन को अपनी यूटिलाइज करना है। ठीक है, पीपीआर के लिए अप्लाई कर चुके हो, अब आपको 2-3 महीना ऑफ कोर्स पता है आपको कुछ नहीं करना है सच, थोड़ी बहुत शॉपिंग ही करोगे यार, वो तो आप ठीक है। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना यार, पेरेंट्स को जरूर टाइम देना, क्योंकि आप यहाँ आ जाओगे यार फिर तो पता नहीं 1-2 साल 3 साल बाद कभी जाना होगा, तो पेरेंट्स को जरूर टाइम देना, अच्छे से बैठना उनके साथ यार, बातें करना। ठीक है, तो यार आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक रहिए सावधान एंड सतर्क।